गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मी नेक्स्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन कोट, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जिनके कदम उठे ही नहीं, गुमराह वो हैं जिनके कदम उठे ही नहीं। तो आप अपने कदम हमारे साथ उठाते चलिए और साथ ही साथ जो भी कंटेंट आपके लिए यहाँ उपलब्ध होगा वो आपकी परीक्षा रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। राजस्थान के व्यक्तित्व और प्रमुख विभूतियों से रिलेटेड ये कंटेंट देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला निहाल चंद। निहाल चंद अपना ये जो कंटेंट है आज, ये आरबीएससी पाठ्यक्रम पर पूरी तरह से आधारित है और साथ ही साथ रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। निहाल चंद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, निहाल चंद कहाँ से रिलेशन है इसका? किशनगढ़ रियासत से संबंधित है। ये किशनगढ़ रियासत का शासक उस समय था सावंत सिंह। किशनगढ़ रियासत का शासक सावंत सिंह। सावंत सिंह की पहले बात करते हैं। सावंत सिंह कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और स्वयं नागरीदास नाम से काव्य रचना करता था। नागरीदास नाम से काव्य रचना करता था। मां सावंत सिंह की ये दिल्ली अंतपुर गई थी और वहां से एक सेविका वो लेकर आई और उस सेविका का नाम देखिए। दिल्ली अंतपुर से एक सेविका लाई और सेविका का नाम था विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया बनी ठनी का यही नाम है। विष्णुप्रिया नाम की एक सेविका लाई और यह सेविका उसके दरबार में यानी कि उसके अंतपुर में आ गई सावंत सिंह के पास। एक बार सावंत सिंह ने इस विष्णुप्रिया को देखा और इस विष्णुप्रिया को देखते ही सावंत सिंह को क्या लगा? सावंत सिंह को लगा कि यही उसकी राधा है। विष्णुप्रिया को देखते ही लगा कि यही उसकी राधा है। अब इस राधा को अपने पास ले आया, उसकी प्रेमिका बन गई और साथ ही साथ दोनों जो हैं वो राधा और कृष्ण के रूप में अपनी इस रियासत में विख्यात भी हुए। अब नेक्स्ट, अब इस विष्णुप्रिया का निहाल चंद ने एक चित्र बनाया और वो चित्र जो है वो बनी ठनी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बनी ठनी, ये चित्र बनी ठनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक चित्र बनाया और ये चित्र बनी ठनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बनी ठनी का मतलब डायरेक्ट लेडी से मतलब है, अर्थात सजी धजी औरत या सजी धजी महिला, उससे अर्थ है। अब इस चित्र को देखिए क्या नाम दिया है? बनी ठनी चित्र बनाया और इस बनी ठनी का चित्र देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बनी ठनी का चित्र देखने को मिलेगा। तो बनी ठनी का जो चित्र है वो इतना भव्य था कि एरिक डिक्सन ने इस चित्र को क्या नाम दिया? भारतीय मोनालिसा। भारतीय मोनालिसा। मोनालिसा एक महिला है और ये इटली से संबंधित है। एरिक डिक्सन ने इस बनी ठनी के चित्र को क्या नाम दिया? भारतीय मोनालिसा कहा। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। मोनालिसा एक बहुत ही सुंदर इटालियन औरत थी। अब देखिए आगे, एरिक डिक्सन ने कहा भारतीय मोनालिसा और साथ ही साथ इससे संबंधित अर्थात बनी ठनी, और ये जो बनी ठनी है वो खुद भी एक बहुत अच्छी काव्य रचयिता थी और ये विष्णुप्रिया नाम की जो है या बनी ठनी जो है ये भी रसिक बिहारी के नाम से काव्य रचना करती थी। रसिक बिहारी, ये स्वयं भी रसिक बिहारी के नाम से काव्य रचना करती थी। कौन?
बनीठनी या विष्णु प्रिया। ये खुद भी रसिक बिहारी के नाम से काव्य रचना करती थी और सावंत सिंह कृष्ण का भक्त था और नागरी दास से ये काव्य रचना करता था। अब यहाँ पर इनसे संबंधित अर्थात विष्णु प्रिया यानी कि बनीठनी और सावंत सिंह अर्थात नागरी दास से संबंधित एक हमें और चीज मिलती है और एक जानकारी मिलती है, वो देखिए। बनीठनी मतलब सजी धजी, तो ये सज धज के रहती थी, भारतीय मोनालिसा इसको कहते हैं। साथ ही साथ इसके दरबार में अर्थात सावंत सिंह अर्थात नागरी दास और ये बनीठनी यानी कि विष्णु प्रिया, ये बैठे हैं चांदनी रात में, चांदनी रात में बैठे हैं, चांदनी रात में पिया तेरे साथ में। तो इस तरह से ये दोनों बैठे हैं चांदनी रात में पिया तेरे साथ में। चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी, ये भी एक बहुत ही फेमस चित्र है और ये चित्र इनके प्रेम की तरह ही अमर हो गया। चांदनी रात की संगोष्ठी एक चित्र है और ये भी इनके चित्र प्रेम की तरह अमर हुआ। तो इसका चित्रकार देखिए, इसका चित्रकार अलग है और इसका चित्रकार है अमरचंद। अमरचंद, इनका प्रेम जो है वो इनके नाम की तरह ये चित्रकार इसका ये हमें मिलता है। चांदनी रात की संगोष्ठी, ये दोनों से इनके दोनों का जो मिलन है, प्रेम है, इसी से संबंधित है ये दूसरा एक और अन्य चित्र। ठीक है फ्रेंड्स, निहाल चंद से संबंधित यही जानकारी हमें मिलती है। फिर से देखिए, किशनगढ़ रियासत से संबंधित था, वहाँ था ये चित्रकार है, वहाँ शासक है सावंत सिंह कृष्ण का भक्त था और नागरी दास नाम से काव्य रचना करता था। इसकी माँ अंतपुर से एक सेविका लेकर आई और उसका नाम था विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया रसिक बिहारी के नाम से काव्य रचना करती थी। जब सावंत सिंह ने इस विष्णु प्रिया को देखा तो उसे देखते ही लगा कि यही उसकी राधा है और दोनों में प्रेम हो गया। बाद में इसके साथ ही रहने लगी और इसने एक बनीठनी का चित्र बनवाया। किससे बनवाया? निहाल चंद से बनवाया। डेक्ड लेडी अर्थात सजी धजी महिला, इसका ये अर्थ है। इस चित्र की खूबसूरती इतनी थी कि इसको भारतीय मोनालिसा कहा है एरिक डिक्सन ने। इन दोनों के प्रेम से संबंधित एक अन्य रचना, एक अन्य चित्र और मिलता है और उसका नाम है चांदनी रात की संगोष्ठी। इस चित्र को बनाया किसने? अमरचंद ने। इन दोनों से संबंधित यही जानकारी हमें मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सेकंड लेते हैं। दूसरा है सेकंड व्यक्तित्व है गौरीबाई। गौरीबाई जन्म डूंगरपुर, नागर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। नागर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म है। ये भी क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। कृष्ण की भक्त है तो इसे क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा इन्हें कहा जाता है। अब एक फैक्ट इसके बारे में और हमें मिलता है। कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, वागड़ की मीरा इसे कहा जाता है। और उस समय डूंगरपुर महारावल, एक बार यह भी प्रश्न आया था कि डूंगरपुर के शासकों को क्या कहते हैं? तो डूंगरपुर के शासकों को कहते हैं महारावल। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह था। शिव सिंह इसकी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और इसने गौरीबाई के लिए एक मंदिर बनाया, बाल मुकुंद मंदिर, कृष्ण का मंदिर, बाल मुकुंद मंदिर बनवाया। भगवान श्री कृष्ण का इसके लिए एक बाल मुकुंद मंदिर बनवाया। प्रश्न अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज इसके लिए महत्वपूर्ण अपने लिए है, ये देखते हैं। फिर से गौरीबाई जन्म डूंगरपुर, नागर ब्राह्मण परिवार।
कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और मीरा की तरह, मीरा भी कृष्ण की एक बहुत बड़ी भक्त थी, उसी तरह से ये भी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए इसे वागड़ की मीरा कहते हैं। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह इसकी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और इसके लिए वहीं पर डूंगरपुर में एक बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखिए प्रश्न अपने अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि वागड़ की मीरा, तो दो नाम और मिलेंगे, वागड़ की मीरा। तो जैसे पहले अपन को ऑप्शन मिले, हमें ऑप्शन मिले कि गौरीबाई, और दूसरा ही ऑप्शन हमें ये मिल जाए गौरी देवी। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, वागड़ की मीरा है, गौरीबाई, गौरी देवी नहीं है। गौरी देवी का जो विवरण है वो अभी जस्ट हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। ए बी सी और कोई दे दे और डी और कोई किसी का और नाम दे दे। वागड़ की मीरा, गौरीबाई, गौरी देवी या मीराबाई लिख दे यहाँ, और अन्य और कोई और नाम हमें मिले तो वागड़ की मीरा, गौरीबाई। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। अब है गौरी देवी राव, मांड गायिका हैं ये। गौरी देवी राव परिवार है और इनका संबंध मांड गायकी से है। गौरी देवी राव और इनका संबंध है मांड गायकी से। गौरी देवी राव जन्म 1920 जोधपुर में हुआ, जन्म 1920 में जोधपुर में इनका हुआ। संबंध किससे है? मांड गायकी से इनका संबंध है। मांड गायकी से इनका संबंध है। मांड गायकी को इन्होंने फेमस बनाया। मांड क्या है? मांड एक राग है और जैसे कि जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है उसको मांड या वल्ल देश कहते हैं। जैसलमेर का जो क्षेत्र आता है, मरुभूमि वाला क्षेत्र आता है, उसको मांड या वल्ल देश कहते हैं। बीकानेर दरबार में ये रही और उस मांड गायकी को समृद्ध बनाया। बीकानेर के राज दरबार में ये रही और मांड गायकी को समृद्ध वहां बनाया। बीकानेर के दरबार में ये रही और वहां रहते हुए मांड गायकी को समृद्ध बनाया। और क्या चीज और फैक्ट देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ था, इंडियन फेस्टिवल, भारत महोत्सव। इंडियन फेस्टिवल में इन्होंने अपनी मांड गायकी का प्रदर्शन किया, मांड गायकी का प्रदर्शन किया और इस मांड गायकी को विश्व स्तर पे पहचान दिलाई। तो इनका योगदान क्या है? मांड गायकी को विश्व स्तर पे पहचान दिलाई इन्होंने। मांड गायकी को विश्व स्तर पे पहचान दिलाई। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला। यहां पे फिर एक कंफ्यूजन पैदा होता है। राजस्थान की मरु कोकिला, इस वर्ड को आप पकड़िए। मरु का मतलब मरुभूमि से अर्थ है और मरुभूमि का मतलब पश्चिम। तो इनका संबंध देखिए जोधपुर और बीकानेर से है और साथ ही साथ जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में मांड नाम से जाना जाता था। तो इस गायकी को उन्होंने क्या है, इस क्षेत्र में मारवाड़ वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें समृद्ध बनाया, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में। तो इसीलिए ये मांड गायकी को इन्होंने प्रसिद्ध बनाया और इसलिए इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा ये देखिए, राजस्थान की कोकिला और मरु कोकिला दोनों में फर्क है। मरु कोकिला है गौरी देवी राव और राजस्थान की कोकिला है अल्लाह जिला बाई। मरु नहीं है, राजस्थान की कोकिला अल्लाह जिला बाई और राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी। अब इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुरंत ही जो अगला
शख्सियत है, अगला जो व्यक्तित्व है हम लेंगे अल्लाह जिलाई बाई को। देखिए राजस्थान की मरु को किला, और एक फैक्ट और, 2013 में राजस्थान रत्न इन्हें मिला था मांड गायकी के लिए। मांड गायकी के लिए 2013 में इन्हें राजस्थान रत्न मिला था। राजस्थान रत्न की शुरुआत 2012 में हुई थी और पहली बार ये 7 राजस्थानी शख्सियतों को दिया गया था। दूसरा ये है 2013 में राजस्थान रत्न इन्हें मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार और देखते हैं। गौरी देवी राव, जन्म 1920, जोधपुर। मांड गायकी को समृद्ध बनाया। जैसलमेर को प्राचीन काल में मांड कहते थे। इस क्षेत्र में इसको समृद्ध बनाया मांड गायकी को, जिसको लंगा जाति प्रस्तुत करती है। बीकानेर के राज दरबार में रहते हुए उन्होंने मांड गायकी को आगे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। मास्को में एक इंडियन फेस्टिवल भारत महोत्सव का आयोजन हुआ था और इस महोत्सव में उन्होंने मांड गायकी को प्रस्तुत करके विश्व स्तर पे इसको पहचान दिलवाई। राजस्थान की मरु को किला गौरी देवी राव को कहा जाता है। मांड गायकी के योगदान के लिए उनको 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट तीसरा, अल्लाह जिलाई बाई। राजस्थान की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई, इन्होंने भी क्या है मांड गायकी को समृद्ध बनाया। अगला है तीसरा, अल्लाह जिलाई बाई, इनका संबंध भी मांड गायकी से है। अल्लाह जिलाई बाई, इनका संबंध भी किससे है फ्रेंड्स? मांड गायकी से है। जन्म देखिए, जन्म 1902 बीकानेर, जन्म 1902 बीकानेर में इनका जन्म हुआ। रही कहाँ? बीकानेर दरबार में और महाराजा गंगा सिंह के पास। गंगा सिंह के पास रहते हुए इस मांड गायकी को समृद्ध बनाया। महाराजा गंगा सिंह के पास रहते हुए मांड गायकी को समृद्ध बनाया। इनका जो फेमस गीत है केसरिया बालम, केसरिया बालम, आओ नी पधारे मारे देश, आओ नी पधारो मारे देश। ये इनका फेमस गीत है और इसके लिए उनको 1982 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। पद्म श्री मिला 1982 में। मांड गायकी से ही संबंध है, तो मांड गायकी को विश्व स्तर पे पहचान इन्होंने भी दिलवाई। मांड गायकी को, मांड गायकी को पहचान दिलाई, मांड गायकी को आगे बढ़ाने में इनका योगदान है और इसी के लिए उनको 1982 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। और साथ ही साथ इनको इसके अलावा जो है एक लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड भी मिला था। लंदन का जो BBC है, लंदन के द्वारा इसको कोर्ट सिंगर अवार्ड भी मिला था। कोर्ट सिंगर अवार्ड भी इनको मिला था। मांड गायकी को प्रस्तुत किया, कोर्ट सिंगर अवार्ड भी इनको दिया गया था। और 1982 में ये पद्मश्री मिला और 1983 में ही आफ्टर 1 ईयर ये अवार्ड इनको और मिला था। मांड के अलावा इनका देखें योगदान और कहाँ कहाँ है। मांड के अलावा 4 क्षेत्रों में इनका योगदान है। पहला मांड गायकी में तो है ही है, दूसरा ठुमरी, मांड गायकी के अलावा ठुमरी है, ठुमरी के साथ साथ ख्याल है और दादरा है। ख्याल
और चौथा दादरा, ये राग हैं और इन चार में इसका अल्लाह जिलाबाई का योगदान है। इसके लिए, इन चारों के लिए इनको कोर्ट सिंगर अवार्ड और साथ ही साथ 1982 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। अब क्या कहा जाता है, फिर से देखिए, एक चर्चा हमने थोड़ी देर पहले ही की थी। राजस्थान की कोकिला, राजस्थान की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को, और राजस्थान की मरु कोकिला अभी थोड़ी ही देर पहले हमने बात की थी, गौरी देवी राव को कहा जाता है। इन्हें 2012 में राजस्थान रत्न मिला था, राजस्थान रत्न मिला था। राजस्थान रत्न 2012 में पहली बार 7 विभूतियों को दिया गया था, राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था अल्लाह जिलाई बाई। एक बार फिर से देखते हैं। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायकी को समृद्ध बनाया। जन्म 1902 बीकानेर में हुआ था। बीकानेर के राज दरबार में यानी कि महाराजा गंगा सिंह के पास रहते हुए इन्होंने मांड गायकी को आगे बढ़ाया। इनका एक प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसका संबंध किससे है, मांड गायकी से, और साथ ही साथ अल्लाह जिलाई बाई से इसका संबंध है। मांड गायकी के लिए इनको 1982 में पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। मांड गायकी को विश्व स्तर पे पहचान दिलाई और साथ ही साथ लंदन BBC कोर्ट सिंगर अवार्ड इसको मिला 1983 में। राजस्थान में विशिष्ट पहचान दिलाई, इसलिए 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला 7 विभूतियों को, जिनमें से एक अल्लाह जिलाबाई भी थी। राजस्थान की कोकिला इन्हें कहा जाता है। मांड के साथ साथ ही ठुमरी, ख्याल और दादरा राग में भी इनको सिद्धहस्त या महारत हासिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। चौथी शख्सियत अब लेते हैं दुर्गादास राठौड़। चौथी शख्सियत दुर्गादास राठौड़। इसके साथ ही साथ एक नथमल जोशी का नाम भी आता है, जो आधुनिक साहित्यकार है, और इनकी 3 जो रचनाएं हैं वो प्रमुख है। पहले नथमल जोशी को ले लेते हैं। नथमल जोशी बीकानेर इनकी कर्मस्थली है, बीकानेर इनकी कर्मस्थली रही है। बीकानेर में जन्म, बीकानेर में कर्मस्थली इनकी रही है। योगदान क्या है? आधुनिक साहित्यकार हैं, आधुनिक राजस्थान के साहित्यकार हैं। इनके 3 सबसे प्रमुख साहित्य हमें देखने को मिलते हैं। इनके 3 प्रमुख साहित्य देखिए। नथमल है, यहां से इस वर्ड को पकड़िए, नथ को। अब नथ जो है वो कौन पहनती हैं? परन्योड़ी पहनती हैं, यानी कि विवाहित स्त्रियां क्या पहनती हैं? नथ पहनती है, और कुंवारी भी पहनती हैं। नथ कौन पहनती है? परन्योड़ी और कुंवारी दोनों औरतें नथ पहनती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी दूसरी बुक याद कैसे करें, संबंध ये है। तो परन्योड़ी जो है वो नथ पहनती हैं और कुंवारी भी जो है वो नथ पहनती हैं। तो इनका जो है पहला जो साहित्य मिलता है, जो मोस्ट है, परन्योड़ी कुंवारी। ठीक है, अब परन्योड़ी कुंवारी है तो आगे देखिए, परन्योड़ी है तो यानी क्या है? एक बींदनी है, एक बींदनी है। ये परन्योड़ी है तो एक बींदनी है। अब एक बींदनी है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई? 2 बींद है। इसके क्या है? 2 बींद है। तो इसकी दूसरी रचना क्या मिलती है? एक बींदनी 2 बींद। ये इनकी दूसरी एक प्रसिद्ध रचना है, यानी कि इनका एक दूसरा प्रमुख साहित्य है। अब देखिए तीसरी रचना कैसे याद करें। तीसरी रचना याद कर सकते हैं कि अगर परन्योड़ी है, कुंवारी है, नथ पहनती हैं, तो
तो पर्णयोडी है तो एक बींदनी है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, इसके दो बींद है। अब दो बींद है तो नथ किसको पसंद है, उतार के फेंकनी पड़ेगी। तो तीसरा जो इनका साहित्य है आभे पटकी, यानी कि नथ को उतार के फेंक दिया कि आभे पटकी, आभी पटकी। देखिए तो याद करें, नथमल का जैसे ही नाम आएगा प्रश्न ये पूछा जाएगा पर्णयोडी कुंवारी किसकी साहित्य रचना है। तो पर्णयोडी से क्या कहा था, नथ पहनती है, ठीक है, कुंवारी भी पहनती है नथ, ठीक है। तो इसका प्रथम साहित्य हो गया पर्णयोडी कुंवारी। पर्णयोडी है यानी कि बींदनी है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, दो बींद है इसके। तो इनकी दूसरी जो साहित्य रचना है मिलती है एक बींदनी दो बींद। अगर किसी के दो बींद हो गए तो खुश रहेगी नहीं, तो उसने नथ उतार के फेंक दी और कहा आभे पटकी, और इनकी तीसरी रचना मिलती है आभे पटकी। बस इससे संबंधित मोस्ट क्वेश्चन यही है इसका। छठी शख्सियत दुर्गादास राठौड़, और नेक्स्ट पार्ट में हम दुर्गादास राठौड़ से चालू करेंगे फ्रेंड्स। और इस संबंध में, आज के वीडियो के संबंध में आपकी जो भी कमेंट है वो हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें ताकि आपको न्यू कंटेंट आपको मिलते रहें और आपके एग्जाम के लिए वो उपयोगी साबित होते रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।